जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजेश दांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी भाषा के संदर्भ में जो पद वाला पाठ हमारा चल रहा था उसमें संज्ञा को संपन्न कर चुके, सर्वनाम को संपन्न कर चुके और विशेषण को संपन्न कर चुके। साथ में हम लोगों ने वचन, कारक और लिंग वाला जो भाग था वह भी देख लिया है। आज हम लोग इससे आगे का पार्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे और आज हम लोग यहाँ पे जो अध्ययन करेंगे वो क्रिया के बारे में करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो रहेगा क्रिया। क्या रहेगा? क्रिया। यदि मैं क्रिया की बात करता हूँ तो क्रिया क्या होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी में वर्ब के रूप में हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्ब कहा जाता है। और जो क्रिया होती है, क्रिया की अगर परिभाषा बतलाई जाए तो क्रिया एक विकारी पद होता है। कैसा पद होता है? विकारी पद होता है। और साथ में यह किसी भी कार्य के होने का बोध कराता है। कार्य का बोध कराता है या बोध कराती है। ये क्रिया जो होती है कार्य का बोध कराती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब या क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाता कि क्रिया क्या है, तो जिस शब्द के माध्यम से किसी कार्य के होने का बोध समझा जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। और जो क्रिया होती है, इस क्रिया का मूल रूप जो होता है, कौन सा रूप? मूल रूप कहलाता है क्या? धातु। क्या कहलाता है? धातु के रूप में जाना जाता है। एक धातु होती है जो मेटल होता है, उसके बारे में बात करते हैं, और एक धातु होता है क्रिया का क्या होता है? मूल रूप होता है। हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसका क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और यदि मैं धातु के बारे में बात करता हूँ तो धातु क्या होती है? क्रिया का मूल रूप कहलाती है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाती है? धातु कहलाती। जैसे चलना में धातु क्या है? चल। बोलना में क्या है? बोल। पीना में धातु का नाम क्या है? पी। गाना में धातु का नाम क्या है? गा। तो किसी भी क्रिया का जो निर्माण होता है वो धातु के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? धातु के माध्यम से। और धातु क्या होती है? क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को हम लोग धातु के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो धातु होती है, ये धातु भी दो प्रकार की होती है। धातु के कितने भेद होते हैं? दो। एक होता है मूल धातु, और एक होता है यौगिक धातु। तो अपने पास में धातु के दो रूप माने जाते। एक माना जाता मूल धातु और एक जब माना जाता क्या? यौगिक धातु। तो प्रश्न आता है धातु के कितने भेद होते? तो आप लोग कहोगे धातु के प्राय दो भेद माने जाते हैं। यदि मूल धातु के बारे में बात करते हैं, मूल धातु क्या होता है? जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग में आकर कार्य का बोध कराए, उसको हम लोग मूल धातु कहते हैं। और यौगिक धातु क्या होता है? जो योग के
नियम से निर्मित होकर बनी हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक धातु के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। तो यौगिक धातु के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यौगिक धातु का जो निर्माण होता है ये होता है किसके माध्यम से, धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रत्यय लगाकर। प्रत्यय क्या होता है, जो धातु के अंत में जुड़ता है, जो धातु के अंत में जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। तो यौगिक धातु का जो निर्माण होता है, यौगिक धातु का निर्माण धातु के अंत में प्रत्यय लगाकर हम लोग कर सकते हैं। साथ में इनका जो निर्माण होता है, एक से अधिक धातु को संयुक्त करने पर भी हम लोग, है ना, क्या कर सकते हैं, धातु, यौगिक धातु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, है ना, उठ बैठ, चल फिर, ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होता है, युग्म के रूप में, युग्म के रूप में धातुओं का क्या प्रयोग। तो दो तरीके हमने देखे, एक तो धातु के अंत में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, प्रत्यय जोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग कहेंगे संज्ञा या विशेषण से हम लोग क्या बनाते, नाम धातु बनाते। तो तीसरा भेद होता है इसका क्या, संज्ञा या फिर क्या विशेषण से अगर हम लोग धातु बना रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। अब जरा ये क्या क्या होता है जरा देख लीजिएगा। अगर मैं कहता हूं यहां पे चल, खा, पी, जा, रह, तो इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, मूल धातु के रूप में हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर चल में मैंने जोड़ दिया नाम तो बन गया क्या, चलना। फिर में जोड़ दिया ना तो क्या बन गया, फिरना। चलना, फिरना, जाना, रहना, खाना, पीना आदि जो शब्द होंगे ये शब्द कैसे बने हैं, धातु के अंत में प्रत्यय लगाकर बने हैं। जो सेकंड पॉइंट हमने देखा है युग्म के रूप में, तो युग्म के रूप में जैसे हम लोग बोलते हैं ना चलना फिरना, या फिर बोलते हैं चल फिर, वो चल फिर रहा था, उठ बैठ रहा था, उठ बैठ, खा पी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते। तो ये अपना सेकंड पॉइंट जो देखा था युग्म के रूप में धातुओं का क्या प्रयोग, तो ये क्या कहलाता है, यौगिक धातु कहलाता है। और तीसरा भेद देखा हम लोगों ने, संज्ञा और विशेषण के अंत में क्या लगाना, प्रत्यय लगा करके हम लोग क्या बनाते, जो धातु बनाते उसको कहते नाम धातु। अब नाम धातु कैसे, जैसे लात होती है, क्या होती है, या फिर हम लोग कहेंगे हाथ, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात, लात से लथियाना, डंडा से डंडा मारना, ऐसे शब्दों का अक्सर हम लोग क्या करते, प्रयोग करते। तो इससे क्या बनता है प्यारे बच्चों, जो नाम धातु अर्थात संज्ञा धातु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग संज्ञा धातु का निर्माण कर सकते हो। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं, एक होता है प्रेरणात्मक क्रिया, जिसको हम लोग धातु क्रिया के रूप में भी हम लोग जानते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट हमने देखा नाम धातु, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है आपका, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक धातु या प्रेरणार्थक क्या
क्रिया धातु। तो प्रेरणार्थक क्रिया धातु जो होती है होती क्या है? प्रेरणार्थक धातु से हम लोगों को ये बोध होता है कि किसी से हम लोग जो मोटिवेट होते हैं, मान लें कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए अन्य व्यक्ति से क्या हो जाते हो, प्रेरित हो जाते हो, तो हम लोग कहते हैं कि अगर किसी क्रिया को हम लोग इस रूप में प्रयोग में लाते हैं जो हमको ये बोध कराता है, हम लोग ये कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे के माध्यम से ये कार्य क्या कर रहे हैं, संपन्न कर रहे, अर्थात किसी अन्य से प्रेरित होकर के ये कार्य क्या कर रहे, संपन्न कर रहे, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी धातु को प्रेरणार्थक धातु क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ मोहन मुझसे एक किताब लिखाता है, मोहन मुझसे यह किताब लिखाता है या लिखवाता है, ठीक है। तो जो मोहन है ये करता कोई और है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है, मैं करता हूँ। तो ये मैं करता हूँ, लेकिन करवा कौन रहा है, मोहन। तो मोहन मुझसे यह किताब क्या करता है, लिखाता है। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन है वो मोहन से प्राप्त हो रहा है। तो इस लिखाता को हम लोग क्या कहेंगे, इस लिखाता को कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में हम लोग जानेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके 3 रूप माने जाते हैं। एक होता है मूल रूप, मूल के बाद में एक होता है द्वितीय रूप और एक होता है तृतीय रूप, ठीक है ना। तो ये 3 रूप में हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यदि मैं कहता हूं मूल बात के बारे में, तो जैसे उठना, उठना मूल रूप है, ये क्या है, मूल रूप। अब मैं कहता हूं उठाना और एक होता है उठवाना। एक हो गया चलना, चलाना और एक होता है चलवाना। एक होता है गिरना, गिराना, गिरवाना। घूमना, घुमाना, घुमवाना। ओके। खाना, खिलाना, खिलवाना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 3 भेदों का हम लोगों ने यहाँ पर जिक्र किया है कि जो क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप चलते हैं। प्रथम में ना का प्रयोग किया जाता है, प्रथम में किसका प्रयोग किया जाता है, ना का प्रयोग किया जाता है, और द्वितीय में वाना का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके हम लोग 2 रूप देखेंगे। एक तो होता है मूल रूप, जो हम लोग क्रिया का मूल रूप प्रयोग में लाते ही है, लेकिन एक द्वितीय और एक क्या होता है तृतीय। ये 2 रूप क्या होते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप होते हैं। इसमें क्या होगा, आना, और इसमें क्या होगा, वानाम, ठीक है। इसमें होगा आना और इसमें क्या होगा, वानाम। तो अक्सर हम लोग जो प्रेरणार्थक क्रिया का द्वितीय पुरुष के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो इसमें आना का प्रयोग किया जाएगा और इसमें क्या होगा, वाना का प्रयोग किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना, मूल रूप में प्रथम पुरुष के रूप में, द्वितीय पुरुष के रूप में, और एक क्या, तृतीय पुरुष के रूप में। ये कैसी क्रिया हो गई, तो प्रेरणार्थक धातु क्रिया हो गई। तो ये था धातु के बारे में। अब धातु के बाद में हम लोग जाते हैं, जैसे अगर मैं हाथ के बारे में बात करता हूं, नाम धातु क्या है, तो नाम धातु क्या है, जैसे संज्ञा है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम धातु का मतलब क्या होता है, जब नाम जो होता है धातु का कार्य करता है, तो नाम क्या होगा, संज्ञा या फिर क्या होगा, विशेषण। ओके। जब जो नाम होता है ये किसकी भांति प्रयोग में आता है, धातु की भांति प्रयोग में आता है, और इसके अंत में लगा होता है कोई भी प्रत्यय शब्द लगा होता है,
क्या लगा होता है, प्रत्यय शब्द लगा होता है और इससे क्या बनती, क्रिया बनती है। क्या बनती है, क्रिया बनती है। तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ हाथ, हाथ क्या है, तो संज्ञा है और इसमें जोड़ दिया अपन ने या नाम, तो क्या बन गया, हथियाना। तो हथियाना एक क्रिया है और ये क्रिया कैसी है, नाम धातु क्रिया है। अगर मैं कहता हूँ चीकना, चीकना, ठीक है ना, चिकना क्या है, तो चिकना एक प्रकार का क्या विशेषण है। तो अगर मैं कहूँगा यहाँ पे चिकनाना, तो चिकनाना क्या हो जाएगा, एक प्रकार का नाम धातु क्रिया के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। और इन संज्ञाओं को हम लोग क्या कहेंगे, इन क्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में हम लोग इनको जानेंगे। बातें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ये तो हो गए धातु के क्या हो गए, भेद हो गए। अब धातु के भेद के बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पे रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। किसके आधार पर, रचना के आधार पर। यदि मैं रचना के आधार पर क्रिया की भेद की बात करता हूँ तो रचना के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है। एक होती है साकर्मक और एक होती है आकर्मक क्रिया। एक होती है साकर्मक क्रिया और एक क्या होती है, आकर्मक क्रिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। आकर्मक में क्या होता है, सीधे कर्ता होता है और कौन होती है, क्रिया होती है। यहाँ पे समझने लायक जो बात है वो यह है कि जो क्रिया होती है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो सकर्मक क्या होती है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। क्रिया का प्रभाव कहाँ पर पड़ता हो, कर्म पर पड़ता हो। और आकर्मक क्या होती है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला भेद हमने देखा यहाँ पे साकर्मक और दूसरा भेद क्या देखा, आकर्मक। यदि मैं साकर्मक के बारे में बात करता हूँ तो साकर्मक क्या होता है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं साकर्मक। और जिसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, उसको क्या कहते हैं, आकर्मक। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के वाक्य का निर्माण कर्ता कर्म और क्रिया के साथ में होता है और इस प्रकार के वाक्य का निर्माण कर्ता और क्रिया के साथ में होता है। अगर मैं कहता हूँ राम आम खाता है, राम क्या करता है, आम खाता है, राम पानी पीता है। ठीक है, राम खाना बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ये जो खाता है, पीता है, बनाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्रिया। क्या कहेंगे, ये क्या कहलाएगी, क्रिया कहलाएगी। और आम जो है, पानी जो है, खाना जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कर्म के रूप में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो राम आम खाता, तो खाते का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है। अर्थात इस प्रकार की जो क्रिया होगी, खाता क्रिया साकर्मक क्रिया है, पीता क्रिया साकर्मक है, बनाता क्रिया क्या है, साकर्मक क्रिया के रूप में जानी जाएगी। लेकिन यदि अकर्मक के बारे में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ राम क्या करता है, रोता है, राम गिरता है।
राम सोता है। राम हंसता है। तो यहाँ पे रोता है, गिरता है, सोता है, हंसता है, ये किस प्रकार की क्रिया है। और यहाँ पे रोता का सीधा प्रभाव राम पर पड़ रहा है, गिरता का सीधा प्रभाव राम पर पड़ रहा है, सोता का सीधा राम पर, हंसते का सीधा राम पर प्रभाव पड़ रहा है। अर्थात इस प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, आकर्मक क्रिया के रूप में हम लोग कहेंगे। और यहाँ पर ये जो वाक्य होगा सकर्मक वाक्य होगा, और यहाँ पर जो वाक्य होगा आकर्मक वाक्य के रूप में जाना जाएगा। आशा आप लोगों को ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो साकर्मक क्या होता है, आकर्मक क्रिया क्या होती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्रिया के अन्य भेद के अनुसार। ठीक है, क्रिया के अन्य भेद हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखने वाले प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। अब जो प्रयोग में हम लोग जो वाक्य बनाते हैं उस वाक्य में क्रिया कैसे कैसे प्रयोग में लाई जाती है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, क्रिया के अन्य भेद, और ये किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। यदि प्रयोग के आधार पर बात की जाती है तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, पहला भेद सहायक क्रिया। क्या देखते हैं हम, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया के बाद में यहां पर जो भेद आता है पूर्वकालिक क्रिया। एक क्या भेद होता है, पूर्व कालिक क्रिया। तीसरा भेद द्विकर्मक क्रिया। सहायक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, संयुक्त क्रिया के रूप में भी जानी जाती है। संयुक्त क्रिया के अलावा यहाँ पे क्रियार्थक क्रिया और नाम बोधक क्रिया। और एक होती है क्या, क्रियार्थक क्रिया। ये क्रिया के कुछ अन्य भेद माने जाते हैं। यदि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सहायक क्रिया के बारे में, तो सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया हम लोगों को समय का बोध कराती है। समय का बोध कराती है। आप कैसा बोध कराती है जरा देखो। राम पढ़ता है, राम पढ़ेगा, राम पढ़ता था। तो यहाँ पे राम पढ़ता था ये भूतकाल का प्रयोग, और यहाँ पे राम पढ़ेगा ये भविष्य का, राम पढ़ता ये वर्तमान काल का। तो ये वर्तमान काल के बारे में आपको बोध करा रही है, ये आप लोगों को पढ़ेगा भविष्य काल का बोध करा रही है, और साथ पे राम पढ़ता था ये भूतकाल का आपको बोध करा रही है। तो हम लोग जो काल देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, उन कालों का जो बोध कराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। तो सहायक क्रिया क्या करती है, काल का बोध कराने का कार्य करती है। ये तो हो गया आपका पहला भेद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया के रूप में हम लोग इसको जानते हैं।
ठीक है। सहायक क्रिया के बाद में हम लोग देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया? तो पूर्वकालिक क्रिया होती है जब कर्ता एक क्रिया संपन्न करके दूसरी क्रिया क्या करता हो, आरंभ करे। तो प्रथम क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के बाद सोने गए। ठीक है। मोहन खाना खाकर टहलने गया। ठीक है। तो यहाँ पर विद्यार्थी हिंदी पढ़ने के बाद, तो ये जो पढ़ना शब्द है, खाकर शब्द है, इनको हम लोग क्या कहेंगे? इनको हम लोग कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया के रूप में हम लोग इनको जानेंगे। बातें क्लियर यहाँ तक? तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? अगर कोई क्रिया अभी संपन्न हुई है तो उसके पहले प्रयोग में आने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, पूर्वकालिक क्रिया के रूप में हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब पूर्वकालिक के बाद में हम लोग देखते हैं एक होता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता एक हो, कर्म कितने हो? दो हो, और क्रिया कितनी हो? एक हो। उदाहरण देखते हैं हम लोग। राम ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। राम ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राम क्या है? कर्ता है। विद्यार्थी और हिंदी क्या है? यहाँ पे कर्म है। तो कितने कर्म हो गए अपने पास में? दो। और पढ़ाई क्या है? यहाँ पे क्रिया है, जिसमें दो कर्म होते हो, एक कर्ता होता हो, एक क्रिया होती हो, और एक क्रिया का प्रभाव दोनों कर्म पर पड़ता हो, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। राम ने दोस्तों को आम बांटे। राम ने दोस्तों को आम बांटे। तो ये भी क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर? अब द्विकर्मक क्रिया के बाद में एक होता है संयुक्त क्रिया। अगला भेद कौन सा है? संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता एक हो, कर्ता एक हो, कर्म भी क्या हो? एक हो, लेकिन क्रिया कितनी हो? दो हो। जैसे हनुमान जी हवा में उड़ चले। ठीक है। तो यहाँ पे हनुमान जी क्या है? कर्ता। हवा में क्या है? कर्म। और उड़ और चले क्या है?
क्रिया। ठीक है। राम ऐसा करते, राम मोहन की शादी में, या फिर हम लोग कहेंगे राम शादी में नाचा गाया। नाचा भी और क्या भी किया उसने, गाया भी। राम शादी में नाचा और गाया। तो जो नाचा है और गाया, ये दोनों क्या है, क्रिया है। और कहाँ की बात करें हम लोग, शादी में, तो शादी क्या है, यहाँ पे कर्म है। और राम क्या यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे जो क्रिया है एक से अधिक है, और एक से अधिक होने के कारण इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया के रूप में हम लोग जानेंगे। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहाँ पे दो क्रिया एक साथ प्रयोग में आती है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। आप संयुक्त क्रिया के बाद में एक अगला क्रिया का भेद होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा के अंत में जब प्रत्यय लगता हो और उससे क्या बनती हो, क्रिया बनती हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आपको याद रखना है, नाम धातु क्रिया क्या होगी, तो क्रिया के अंत में जब क्या होता, प्रत्यय जुड़ता है, तो उससे बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, और लात से लतियाना, थप्पड़ से थपड़ाना। ओके। तो हम लोग हथियाना, बतियाना, लतियाना, थपड़ाना, इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया के रूप में हम लोग जानेंगे। और एक होता प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, सॉरी, प्रेरणार्थक हम लोग देख चुके थे। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या, जब कोई क्रिया क्या करती हो, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति प्रयोग में आकर अर्थ का बोध कराए। जैसे देश के लिए मरना प्रेरणा दायक है। तो देश के लिए मरना क्या है, प्रेरणादायक है। तो यहाँ पे प्रेरणादायक क्या है तो क्रिया, लेकिन किसकी भांति प्रयोग में आ रही है, संज्ञा की भांति प्रयोग में आ रही है। अतः देश के लिए मरना क्या है, प्रेरणादायक है। ये एक प्रकार की क्या है, क्रियार्थक क्रिया के रूप में जाना जाएगा। जैसे सुबह सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है।
तो यहाँ पे सुबह सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है। तो ये जो लाभदायक शब्द है यह है क्रिया, लेकिन संज्ञा की भांति प्रयोग में आ रही है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्रियार्थक क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आशा आप लोगों को क्रिया के जो भेद थे और क्रिया क्या होती है ये आपको बारीकी से क्लियर हो गया होगा। क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उसको हम लोग धातु कहते हैं। धातु के दो रूप होते हैं, एक होता है मूल धातु और एक क्या होता है, यौगिक धातु। और यौगिक धातु को हम लोग तीन प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद थे, साकर्मक और एक क्या था, आकर्मक। और प्रयोग के आधार पर हम लोगों ने 6 भेद देखे थे। एक देखा था हम लोगों ने सहायक क्रिया, दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, नाम बोधक क्रिया, तीसरा हम लोगों ने देखा क्या, क्रियार्थक क्रिया, चौथा हम लोगों ने देखा संयुक्त क्रिया, पांचवा हमने देखा यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया, और इसके अलावा हम लोगों ने एक और भेद देखा संयुक्त क्रिया के अलावा क्या, द्विकर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया के अलावा हमने देखा पूर्वकालिक क्रिया। तो ये टोटल हम लोगों ने 6 भेद इसके देखे हैं। तो आशा आप लोगों को ये सभी क्लियर हुआ होगा, बाकी हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।